24 मार्च 2015 को एयरबस 320 फ्लाइट जिसको कि ऑपरेट किया जा रहा है जर्मन विंग्स द्वारा सुबह 9 बजे बार्सिलोना एयरपोर्ट से दुसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है और ठीक 40 मिनट बाद 9:40 पर फ्रांस की एल्प्स पहाड़ियों में क्रैश कर जाती है। क्या इंजन में कोई खराबी? नहीं। क्या हाईजैक कर लिया गया? नहीं। और तो और मुसीबत के समय पायलट्स मे डे की कॉल देते हैं। क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ऐसी कोई कॉल रिसीव की? नहीं। इनफैक्ट इम्पैक्ट होने तक द फ्लाइट वॉज इन द बेस्ट ऑफ इट्स कंडीशंस। हम अगर अब 10 साल बाद दुनिया के एक दूसरे हिस्से में घटित इस घटना का जिक्र हम कर क्यों रहे हैं? गौरतलब है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एक दुखद घटना में एयर इंडिया का B787 एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। इसके ठीक एक महीने बाद 12 जुलाई 2025 को AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की जिसमें बाकी बातों से इधर 2 सेंटेंस की पायलट्स के बीच हुई एक बातचीत का जिक्र किया है, जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया और दूसरा उसके जवाब में कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, पीरियड। अब इन 2 सेंटेंसेस से जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल खड़े हो गए। खैर, अब इन सभी सवालों पर विराम तो अब फाइनल रिपोर्ट आने पर ही लगेगा, जिसको कि इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत 1 साल यानी 12 जून 2026 तक पब्लिश किया जाना। AAIB के नेतृत्व में जो इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है उसमें बोइंग, एयर इंडिया, जनरल इलेक्ट्रिक से लेके बाकी फील्ड्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, वो सभी शामिल हैं। पर मैं आपका ध्यान एक इंटरेस्टिंग मेंबर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, एक एविएशन साइकोलॉजिस्ट। एविएशन साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू ये देखेगा कि क्या इस घटना के पीछे कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। कोइंसिडेंटली इनफ 23 सितंबर 2024 को सिविल एविएशन मिनिस्टर KR नायडू ने AAIB द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक सेमिनार में एविएशन साइकोलॉजी के एरिया को और डेवलप करने की जरूरत को हाईलाइट किया था। पर एक एविएशन साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है किसी प्लेन क्रैश में, इसके स्कोप और इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा द जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 क्रैश। अगर मैं इस फ्लाइट क्रैश एक्सीडेंट का क्लू 2 लाइन में आप तक पहुंचाऊं तो मुझे शकील बदायूनी का एक शेर याद आता है, मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा दे। 24 मार्च 2015 को सुबह 9 बजे एक जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525 उड़ान भरती है बार्सिलोना एयरपोर्ट से दुसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट के लिए। इसके पायलट्स हैं 34 वर्षीय कैप्टन पैट्रिक सोंडेनहाइमर, जिनको की 6763 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, और 27 वर्षीय पायलट एंड्रियस ल्यूबिट्स, जिसको की 919 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। फ्लाइट में सवार है 144 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स। इट्स अ गुड डे सो फार। 9:27 पर फ्लाइट 38,000 फीट की क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है, यानी कि अब फ्लाइट को ऑटो पायलट मोड पर लगाया जा सकता है। और 9:30 पर कैप्टन सोंडेनहाइमर ल्यूबिट्स को प्लेन की कमान देते हुए रेस्टरूम जाने के लिए उठते हैं। कुछ ही सेकंड बाद कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और कैप्टन सोंडेनहाइमर कॉकपिट से बाहर। ये घड़ी प्लेन के क्रैश होने से ठीक 10 मिनट पहले की घड़ी है। कुछ ही सेकंड्स बाद रेस्टरूम में कैप्टन सोंडेनहाइमर को फ्लाइट का ड्रास्टिक डिसेंट महसूस होता है, यानी कि फ्लाइट एक साथ नीचे जाना शुरू करती है। ये डिसेंट एक लगातार लेकिन कंट्रोल्ड डिसेंट है। कैप्टन सोंडेनहाइमर रेस्टरूम से बाहर आते हैं और डिजिटल कीपैड पर अपना एक्सेस कोड कॉकपिट के दरवाजे को खोलने के लिए एंटर करते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। कैप्टन दरवाजे को नॉक करते हैं और ल्यूबिट्स को आवाज देते हैं, पर कॉकपिट के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब कैप्टन को अंदेशा है कि कहीं ल्यूबिट्स कॉकपिट के अंदर बेहोश ना हो गए हों, लेकिन ऐसी ही इमरजेंसी कंडीशंस के लिए पायलट्स के पास एक इमरजेंसी कोड होता है कॉकपिट के दरवाजे को खोलने के लिए। कैप्टन सोंडेनहाइमर ने वो कोड डिजिटल कीपैड पर डाला, लेकिन गेस व्हाट, दरवाजा नहीं खुलता है। और ये केवल और केवल एक ही केस में संभव है, जबकि कॉकपिट के अंदर से दरवाजे को मैन्युअली लॉक कर दिया जाए। प्लेन में सवार यात्री कैप्टन सोंडेनहाइमर को सामने असहाय बिहेव करता देख पा रहे हैं, जबकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि माजरा क्या है। इससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। कैप्टन अपने पास से ही हैमर यानी हथौड़े को उठाते हैं और पूरी जान से कॉकपिट के दरवाजे पर मारना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बता दूं,
कि 9/11 की घटना जब यूएस में हुई 2001 में, उसके बाद से कॉकपिट के दरवाजों को और मजबूत कर दिया गया ताकि प्लेन की हाईजैकिंग को चेक किया जा सके। कॉकपिट के दरवाजे को इतना मजबूत बना दिया गया था कि एक छोटा हथगोला भी उसको ना तोड़ पाए। कैप्टन सोंडेनहाइमर इस बात को जानते थे, मगर फिर भी वो असफल प्रयास करते रहे। शायद जब कॉकपिट के दरवाजों को और मजबूत किया गया, तब ये सोचना बहुत दूर की बात थी कि खतरा न सिर्फ दरवाजे के उस तरफ हो सकता है, बल्कि इस तरफ भी हो सकता है। धरती पर भले ही ये बहुत आम बात हो, मगर शायद आसमान पर ऐसा पहली बार हो रहा था। आपको और एक बात जानकर हैरानी होगी कि 9/11 की घटना के बाद एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक टेक कंपनी हनीवेल के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट क्रैश अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर पे काम किया, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट को जानबूझकर इजी है किसी स्ट्रक्चर से टकरा देने के अटेम्प्ट को फेल किया जा सके। मगर क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ एथिकल और लीगल कंसर्न्स थे, इस प्रोजेक्ट को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया। और आप शायद गेस कर सकते हैं कि वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी थी? एयरबस। मीनवाइल, जब प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और लगातार नीचे जा रहा है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर लगातार कॉकपिट में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनको किस हाइट के लिए क्लियरेंस मिली है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। 9:38 पर फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम विमान से संपर्क साधने की कोशिश करता है, पर नो रिप्लाई। 9:39 पर एक पास से गुजर रहा विमान इस विमान से जर्मनविंग्स 9525 से संपर्क साधने की कोशिश करता है, पर नो रिप्लाई। 9:40 पर विमान का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी एक्टिवेशन सिस्टम चालू हो जाता है। टेरेन पुल अप। उधर नेशनल सेंटर ऑफ एरियल ऑपरेशन से एक फाइटर जेट मिराज को इस विमान की तरफ उड़ाया जाता है। 9:41 पर यह विमान फ्रांस की अल्प्स पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है। क्रैश करते समय इस विमान की स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा थी और विमान में सवार सभी 150 यात्रियों के अवशेष 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बिखर जाते हैं। क्रैश के कुछ मिनट बाद, कुछ ही देर पहले उड़ा मिराज घटना स्थल पर पहुंचता है और कुछ ऐसे नजारे देखता है। अब चलते हैं कॉकपिट के अंदर। आखिर कॉकपिट में ऐसा क्या हुआ था? कैप्टन सोंडेनहाइमर के बाहर जाते ही 1 सेकंड के अंतराल में एंड्रियस ल्यूबिट्स ने प्लेन के ऑल्टीट्यूड को 38,000 फीट से बदलकर 100 फीट कर दिया था और अगले 10 मिनट में विमान के चकनाचूर होने से 7 सेकंड पहले तक एटीसी अपने सवालों के जवाब में केवल ल्यूबिट्स की सांसें सुन रहा था। ल्यूबिट्स ने कैप्टन के बाहर जाते ही कॉकपिट डोर को मैन्युअली लॉक कर दिया था और उसके बाद किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिविल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो या मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो या दरवाजे पर नॉक करता हुआ अपना कैप्टन सोंडेनहाइमर। जैसा कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट इट वाज अ मर्डर सुसाइड बाय को पायलट एंड्रियस ल्यूबिट्स। पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अप्रैल 2008 में लुफ्तांजा एरोमेडिकल सेंटर एंड्रियस ल्यूबिट्स को 1 साल के लिए क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करती है और ल्यूबिट्स सितंबर 2008 से अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है, मगर नवंबर में आते आते वो अपनी ट्रेनिंग मेडिकल रीजंस के ग्राउंड पे सस्पेंड कर देता है। अगली साइकिल में अप्रैल 2009 में ल्यूबिट्स के उस क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट को रीवैलिडेट नहीं किया जाता है। किस ग्राउंड पे? वो इसलिए कि ल्यूबिट्स डिप्रेशन से गुजर रहा है और उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए मेडिकेशंस ले रहा है। मगर 3 महीने बाद जुलाई 2009 में ल्यूबिट्स को वो क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट री इशू कर दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि उसका वो डिप्रेशन वापस ना आए। यदि डिप्रेशन वापस आता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगस्त 2009 में एंड्रियस ल्यूबिट्स अपनी ट्रेनिंग फिर शुरू करता है। सो ऑल एंड ऑल अगस्त 2008 से जुलाई 2009 तक ल्यूबिट्स सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहा था और उससे संबंधित दवाइयां और साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स ले रहा था। और जुलाई 2009 में ल्यूबिट्स के प्राइवेट साइकेट्रिस्ट ने ल्यूबिट्स को एंटायरली हेल्दी और द ट्रीटमेंट हैज एंडेड करार दे दिया था। इस जर्मनविंग्स 9525 क्रैश से पहले जुलाई 2014 में अंतिम बार ल्यूबिट्स को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया था। इसके 5 महीने बाद दिसंबर 2014 में ल्यूबिट्स विजन प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर महसूस करता है, जिसको लेके वो लगभग 40 से ज्यादा डॉक्टर्स को दिखाता है।
लेकिन डॉक्टर्स को विजन में या आंख में कोई समस्या नहीं मिल पाती, क्योंकि बाद में एक प्राइवेट फिजिशियन डायग्नोज में पाता है कि ल्यूबिट्स को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर है। उसके बाद ल्यूबिट्स को साइकोसिस से भी पीड़ित पाया जाता है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाता है। इस दौरान ल्यूबिट्स को कई सारी सिक लीव्स इशू की जाती हैं प्राइवेट फिजिशियंस द्वारा, पर वो सारी सिक लीव्स ल्यूबिट्स के एम्प्लॉयर जर्मन विंग्स तक नहीं पहुंचती। जब इस हादसे के बाद एविएशन साइकोलॉजिस्ट ल्यूबिट्स के इंटरनेट सर्चेस को खंगालते हैं तो वो पाते हैं कि ल्यूबिट्स ने एक्सीडेंट से एक हफ्ता पहले तक सुसाइड मेथड्स और कॉकपिट डोर सिक्योरिटी मेजर्स को सर्च किया था। अब आप जल्दबाजी में इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ल्यूबिट्स का डिप्रेशन इस घटना के लिए जिम्मेदार था, मगर हकीकत में ल्यूबिट्स का उस डिप्रेशन को छिपाना इस हादसे का जिम्मेदार था। जिस तरह से हम शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं, उसी तरह से हम मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। पर ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से ल्यूबिट्स के मन में डिप्रेशन को छिपाने की सूझी? देखिए, जर्मनी में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अगर पायलट को डिप्रेशन है तो ये सीधा सीधा ग्राउंड है पायलट को उड़ान भरने के लिए अनफिट करार किए जाने का, जिसकी वजह से अगर पायलट्स कई बार डिप्रेशन की मेडिकेशंस पे भी होते हैं तो उसको डिक्लेयर या रिवील करने से बचते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं तो बहुत से केसेस में यदि पायलट्स डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो वो मेडिकेशंस लेने से मना कर देते हैं, कहीं उनको ग्राउंडेड ना कर दिया जाए। तो ल्यूबिट्स को भी अपने इस प्रोफेशनल पायलट के स्टेटस को लूज कर देने का डर था। इसी के साथ ही ल्यूबिट्स की ट्रेनिंग में लगभग 60,000 यूरो का खर्चा आया था, जिसमें लगभग 41,000 यूरो का लोन ल्यूबिट्स के सर पर था। और जो एक एम्प्लॉयर का लॉस ऑफ लाइसेंस इंश्योरेंस कवरेज था वो भी सीमित ही था, यानी कि यदि ल्यूबिट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो एक लिमिटेड अमाउंट ही ल्यूबिट्स को मिलता, जिस अमाउंट से शायद वो सिर्फ अपना लोन ही चुका पाता। मगर उसके बाद क्या? इसके बाद ल्यूबिट्स के पास एक ही रास्ता बचता था, जो था कि वो एक एडिशनल इंश्योरेंस कवरेज ले ले। लेकिन दिसंबर 2014 में उसने एक ईमेल में बताया कि क्योंकि उसकी लाइसेंस के साथ एक वेवर, एक कंडीशन अटैच्ड है, जिसकी वजह से वो कोई एडिशनल इंश्योरेंस लेने में असमर्थ है। ये सब मजबूरियों के बावजूद भी ल्यूबिट्स के साथ एम्पैथाइज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो क्या एम्प्लॉयर की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस दोनों इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं आशा करता हूं कि आप समझते हैं कि एम्प्लॉयर का कोऑपरेट करने का मतलब यहाँ ये कतई नहीं है कि एक डिप्रेशन से जूझते पायलट को प्लेन उड़ाने दिया जाए, मगर पर्सनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन या सेक्टर में एक एम्प्लॉय की कितनी भारी पर्सनल कॉस्ट हो सकती है, इसका जवाब मैंने मेरी पिछली वीडियो में दिया है। मगर ल्यूबिट्स के अपनी इस डिप्रेशन की कंडीशन को डिस्क्लोज ना कर सकने के अलावा कई प्रोसीजरल लैप्स भी इस घटना के जिम्मेदार थे, जैसे कि सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम का ब्रेकडाउन। जर्मन विंग्स अभी तक इस अजम्पशन पे काम कर रही थी कि एक पायलट अपनी अनफिटनेस को खुद ही डिक्लेयर करेगा, विच फेल्ड। दूसरा, पायलट्स के लिए एक्सेप्टेबल रिस्क कितना है उस पे एक 1% रूल काम करता है, जिसके तहत यदि कॉकपिट में 2 पायलट उपलब्ध हैं और यदि एक पायलट फिजिकली इनकैपेसिटेट हो जाए तो कम से कम दूसरा पायलट उस कंडीशन और सिचुएशन को संभाल सकता है। पर मेंटली इनकैपेसिटेशन के केस में क्या होगा, ये जवाब उनके पास नहीं था। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 में से एक पायलट मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाए और दूसरा पायलट जो कि सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा है उसके विरुद्ध काम करे और प्लेन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरा दे। ये घटना हो चुकी है। 1999 में इजिप्ट एयर की एक फ्लाइट B767 इसी तरह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में समा जाती है और ये अपनी इस कैटेगरी में अभी तक का डेथ टोल के मामले में सबसे बड़ा एयर क्रैश था, जिसमें कि सभी 217 लोग ऑन बोर्डेड मारे गए। मगर को पायलट को किन कंडीशंस और सिचुएशंस ने ऐसा करने को मजबूर किया, ये राज ही है। एंड हेंस ये दिखाता है कि फिजिकल इनकैपेसिटेशन को मेंटल इनकैपेसिटेशन से अलग करके देखना होगा। तीसरा फेलियर ये रहा कि एरो मेडिकल एग्जामिनर्स जो कि ल्यूबिट्स की लाइसेंस हिस्ट्री से वाकिफ थे, उन्होंने मोर फ्रीक्वेंटली स्पेसिफिक असेसमेंट्स करना जरूरी नहीं समझा। पर एक सवाल हमारे जहन में आता है कि क्यों ल्यूबिट्स के डॉक्टर्स ने इस कंडीशन को उसके एम्प्लॉयर यानी जर्मन विंग्स को रिवील करने का नहीं सोचा। कारण
क्योंकि जर्मनी में मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके बहुत सख्त कानून है। एक डॉक्टर अपने मरीज की इंफॉर्मेशन केवल और केवल इमिनेंट डेंजर की सिचुएशन में ही रिवील कर सकते, मगर ये इमिनेंट डेंजर डिफाइंड ही नहीं है। तो हमेशा डॉक्टर को ये डर सताता रहेगा कि हो सकता है उसको सू कर दिया जाए। और इसी तरह इस कंडीशन को जर्मन विंग्स को रिवील करने के बजाय उन्होंने सिंपली ये अज्यूम किया कि शायद ल्यूबिट्स खुद ही काम पर नहीं जाएगा, और इस तरह घटना वाले दिन ल्यूबिट्स को उड़ान भरने से अथॉरिटी या एम्प्लॉयर नहीं रोक सका, क्योंकि किसी ने भी, ना तो ल्यूबिट्स ने खुद, ना ही उसके फैमिली मेंबर ने, ना ही डॉक्टर्स ने, और ना ही किसी कलीग ने जर्मन विंग्स को ये कंडीशन डिस्क्लोज की। तो फाइनली इन्वेस्टिगेशन टीम की क्या फाइंडिंग्स रही? टीम ने पाया कि को पायलट ल्यूबिट्स इससे पहले जब फ्लाइट दुसेल्डॉर्फ से बार्सिलोना आ रही थी तो एक रिहर्सल किया था, जिस रिहर्सल के तहत उसने फ्लाइट के ऑल्टीट्यूड को एक ही साथ 100 फीट पर कर दिया था। इसी मैनूवर के साथ उसने चेक किया कि मैनुअल कॉकपिट डोर लॉकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो इस जर्नी में की गई रिहर्सल फाइनली अगली उड़ान में ल्यूबिट्स के मंसूबे को अंजाम देती है। इसके अलावा एविएशन साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि क्योंकि ल्यूबिट्स कॉकपिट में किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था, जिसका कारण था क्योंकि आमतौर पर एक इंडिविजुअल में सुसाइड से पहले कॉग्निटिव कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है, जिसके तहत चीजें केवल ब्लैक और व्हाइट एग्जिस्ट करती हैं और कोई एम्बिग्विटी, कोई भी डाउट चीजों में नहीं दिखता। तो 13 मार्च 2016 को फ्रांस की सिविल एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपने फाइनल रिपोर्ट में कहती है कि ये घटना ल्यूबिट्स द्वारा सोच समझकर और जानबूझकर की गई थी, जिसमें कॉकपिट में रहते हुए प्लेन उड़ाते हुए उसने सुसाइड करने का निर्णय लिया। मझधार में नैया तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए।